तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी प्रवीण। तो लेकर आ गया हूँ हिंदी का पेपर क्लास 10th वालों के लिए। आज का पेपर है, 3 घंटे के टाइम मिलेंगे, 80 नंबर का पेपर होगा। आते हैं, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो वाला है अपठित बोध यानी कि अनसीन पैसेज। यहाँ से आपको इसको रीड आउट करना है और रीड आउट करके आपको यहाँ से इस तरीके से आंसर्स देने हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या का व्यक्ति पर क्या प्रभाव होता है। ईर्ष्या का व्यक्ति पर क्या प्रभाव होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मानसिक शक्ति भंग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, दोनों ही कथन और कारण दोनों ही क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, गद्यांश के अनुसार यदि मनुष्य ईर्ष्या से मुक्त हो जाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो उसे लाभ होगा उसके मौलिक गुण क्या हो जाएंगे, कुंठित हो जाएंगे। उसके मौलिक गुण कुंठित हो जाएंगे। इसको छोड़ के ये भी और ये भी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस तरीके से, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। गद्यांश के अनुसार आपको क्या करना है, शीर्षक लिखना है। किस पे लिखना है शीर्षक, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदक क्यों बन जाता। गद्यांश के अनुसार एक शीर्षक व्यक्ति निंदक क्यों बन जाता है, आइए देखते हैं। तो गद्यांश के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदक इसलिए बन जाता है क्योंकि दूसरों की सफलता और खुशियों को देखकर असंतुष्ट रहता है। उसके मन में द्वेष और नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे वह दूसरों की निंदा करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या मनुष्य की उन्नति में बाधक क्यों है। गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या मनुष्य की उन्नति में बाधक इसलिए है क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य के मन को अशांत और व्यथित कर देती है। यह उसके सकारात्मक सोच और प्रयासों को रोकती है। ईर्ष्या के कारण लोग अपने गुणों और क्षमताओं का विकास नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ें ध्यान से और उसके आंसर दें। हुकारों से महलों की नींव नहीं उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। इस तरीके से ये आपको पैसेज दिया है और इस काव्यांश को पढ़ना है। इस काव्यांश को पढ़कर क्या करना है, उत्तर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड आता है कि काव्यांश में अंधकार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो वो करा गया है पारतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्यांश के अनुसार किसकी शक्ति समय और काल से बढ़कर है, तो वो है जनता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए विकल्प का चयन कीजिए। कवि के अनुसार अब राज सिंहासन जनता का है, राजा का नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। जनता में वास्तविक शक्ति जनता के मताधिकार में निहित है। तो यानी कि यहाँ पे कारण और कथन दोनों ही क्या हैं, एकदम करेक्ट हैं। और यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है, कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि सिंहासन के लिए और क्यों खाली करवाना चाहता है। क्योंकि जनता अब जाग चुकी है, वह अपना अधिकार चाहती है। ठीक है ना, क्योंकि जनता जाग चुकी है और वह अपना अधिकार चाहती है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्यांश में किसान और श्रमिकों को देवता क्यों कहा गया है। क्योंकि वे समाज के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं और समाज की आर्थिक व सामाजिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए कवि ने काव्यांश में किसान और श्रमिकों को देवता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपका ग्रामर वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको 4 उत्तर देने हैं।
5 आपको मिले हैं वाक्य भेद। आगे बढ़कर मोती ने सांड का सामना किया, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। मनीष ने विद्यालय पहुंचने से पूर्व शिक्षक जा चुके थे। मनीष के विद्यालय पहुंचने से पहले शिक्षक जा चुके थे, मिस्र में कन्वर्ट करना है। राम वृक्ष बेनी पूरी 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए, इसको आपको रचना की दृष्टि से वाक्य भेद करना है। चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, इसको आपको आश्रित उपवाक्य में कन्वर्ट करना है। जब विपत्ति आ जाए तब धैर्य रखना, सरल वाक्य में करना है। आइए वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, आगे बढ़कर मोती ने सांड का सामना किया, इसको संयुक्त वाक्य में करना है। तो इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, मोती आगे बढ़ा और उसने सांड का सामना किया। 2 क्रिया आगे बढ़ा और सामना किया और दोनों स्वतंत्र रूप है। नेक्स्ट है था हमारा, मनीषा के विद्यालय पहुंचने से पूर्व शिक्षक जा चुके थे, इसको मिश्र में करना था। तो मिश्र को कन्वर्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मिश्र में जब, जो कि, ज से शुरू वाले शब्द यूज़ होते हैं। तो जब मनीष विद्यालय पहुंची तो तब शिक्षक जा चुके थे। थर्ड वाला पार्ट है, राम वृक्ष बेनीपुरी 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद लिखिए। तो यह एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट पार्ट है, चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पे आपको आश्रित उपवाक्य बताना था। तो चोर ने देखा कि, तो यह एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि की वाला पार्ट आ गया। अब की से पहले और की के बाद वाला जो है, यहाँ इसमें फ़र्क होता है। नेक्स्ट है, जब विपत्ति आए तब धैर्य रखना। तो यहाँ पे हमें बताना है सरल वाक्य में। तो विपत्ति आने पर धैर्य रखना, जब हटा देंगे, क्योंकि जब से शुरू होने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मिश्रित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाच्य संबंधित। यहाँ पे 5 वाच्य दिए हैं और 4 को करना है। आइए इन 5 वाच्यों को कहीं ना कहीं देखते हैं। पहला है, महिमा से सोया नहीं जाता। पहला वाच्य था, महिमा से सोया नहीं आता, इसका वाच्य भेद बताना था। तो यह है आपका भाववाच्य। नेक्स्ट वाच्य है, हलदर साहब पान खाया। नेक्स्ट वाच्य है आपका, हलदर साहब द्वारा पान खाया गया। तो अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, कर्तरी वाच्य में। तो हलदर साहब ने पान खाया। थर्ड जो आपका वाच्य है, संदीप पतंग उड़ाता है, इसका आपको क्या करना है, वाच्य भेद लिखना है। तो यह एक कर्तरी वाच्य है। कर्मचारी कल फाइल भेजेगा, इसको कर्म वाच्य में कन्वर्ट करना है। कर्मचारी द्वारा कल फाइल भेजी जाएगी, द्वारा लगा देते हैं। नेक्स्ट वाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु भाव हो, तो उसमें कौन सा वाच्य होता है, तो उसमें होता है भाववाच्य। इस तरीके से 5वां प्रश्न आता है, किन्हीं चारों को करना है। रेखांकित पदों का पद परिचय लिखना है। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना पड़ना था। हलवाई मीठी जलेबियाँ बना रहा था। अंकित कल कार चला रहा था। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। नवाब साहब धीरे धीरे खीरा छीलने लगे। जितने भी यहाँ पे अंडरलाइन है, इनका क्या करना है, पद परिचय देना है। आइए पद परिचय करते हैं इन सब का। तो हमें पद परिचय करना था हमें का। किसका करना था, हमें का करना था। तो हमें का जब हम पद परिचय करेंगे तो हमें क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, निकलना था। और यहाँ पे कारक जो है वो है कर्ता कारक आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हलवाई मीठी जलेबी बना रहा है। तो आपको किसका करना है पद परिचय, मीठी का। मीठी का क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, बहुवचन और जलेबियों की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। इसमें पद परिचय बताना है पेड़ पर का। तो अब पेड़ पर का देखें तो ये अधिकरण कारक है, उछल कूद कर रहा था, क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है वो है, नवाब साहब धीरे धीरे खीरा छीलने लगे। तो यहाँ पे जो हमें पद परिचय बताना है वो बताना है धीरे धीरे का।
तो धीरे धीरे बात करें तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, छीनने लगे क्रिया के तरीके का बोध करा रहा है। इस तरीके से पद परिचय भी आपका समाप्त होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकारों को पहचानिए। किन्हीं 4 अलंकारों को करना है। जिस दिन जन्म लियो आल्हा ने धरती, धसी अड़ाई आड़ाई हाथ पहुन ज्यो आए हो, ताल तिलैया सब भरे डाले, उर विहंगसा उड़ रहा था। आते हैं इनके समास को देखते हैं, कौन कौन से अलंकार हैं जरा देखते हैं। ये जो पहला अलंकार है वो हमारा अतिशयोक्ति है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। दूसरा जो अलंकार है वो हमारा है उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर तुलना करी जा रही है। और जो तीसरा अलंकार है वो भी हमारा क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही है। इतना रोने की बात की गई कि ताल तलैया भर जाए। नेक्स्ट जो अलंकार है वो हमारा रूपक अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति में कहीं ना कहीं हृदय को विहग के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पर इस पंक्ति में सागरों की लहरों को नाच कर यानी कि मनुष्य के जैसा बिहेवियर करता हुआ दिखाया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हिंदी का अनसीन पैसेज। इस तरीके से इन पैसेज बुक का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है और आंसर देना है। बाल गोविंद भगत का प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो इनका प्रमुख कारण था संतों की संगति का और लोगों को देखने की लालसा। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान जाने के दौरान घर से अन्न लेकर नहीं चलते थे। क्यों नहीं चलते थे? क्योंकि साधु व्यक्ति अन्न साथ लेकर नहीं चलता है। किंतु टेक वही जवानी वाली, यह टेक से आसे है, इस टेक का आसे है जिद। कथन पढ़ना है और कारण पढ़ना है, दोनों को देखना है। तो यहाँ पे कथन ए सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुत गद्यांश में वर्णन नहीं है। किसका वर्णन नहीं है? भगत द्वारा गीत गाते हुए खेत में फसल रोपने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धारित गद्यों को पढ़िए, पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे आपके प्रश्न के उत्तर देने हैं। सरकंडे के चश्मे को उम्मीद जगाने वाला कहने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं आंसर से है। सरकंडे के चश्मे को उम्मीद जगाने वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि यह दर्शाता है कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना अभी भी जीवित है। ये चश्मा किसी बच्चे ने बनाया था, जो यह दिखाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी नेताजी के प्रति सम्मान और प्रेम है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अन्य लोगों के लिए अचरज का विषय क्यों थी? तो इसलिए थी क्योंकि वे कबीर के सिद्धांतों का पालन करते थे। वह एक गृहस्थ होते हुए भी साधु जैसा जीवन जीते थे। सुबह उठते थे, स्नान करते थे, तो हम कह सकते हैं इसलिए लोगों को अचरज लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब दिखावे की शैली अपनाते हैं। वर्तमान संदर्भ में इस प्रकार की जीवन शैली की समीक्षा देती है। आज के समय में भी लोग लखनवी अंदाज के नवाब साहब की तरह दिखावा दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। बहुत से लोग अपनी झूठी शान और शौकत भी दिखाते हैं। वे अपनी आर्थिक स्थिति से परे जाकर महंगी चीज़ें खरीदते हैं और अपने जीवन शैली को दूसरों से बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के कौन से सिद्धांत बाल गोविंद भगत के जीवन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हुए हैं? तो बाल गोविंद भगत के जीवन में कबीर के निम्नलिखित सिद्धांत थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, उनके गीत गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, वे किसी से बिना पूछे कोई चीज़ नहीं लेते थे और वे हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। यह है हमारा काव्यांश पद्यांश। इस पद को पढ़कर क्या करना है? उत्तर देना है। तो है परशुराम धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को किसके समान अपना दुश्मन मानते थे? तो दुश्मन मानते थे सशस्त्र बाहु के समान। ध्यान रखना, किसके समान? सशस्त्र बाहु के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंक्ति में परशुराम
धनुष तोड़ने वाले को बाकी लोगों से अलग हो जाने को कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं किसे, सो बिलगाऊ बही समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण को पढ़कर आपको उत्तर देना है। परशुराम अत्यंत क्रोध थे और सीता स्वयंवर में परशुराम के फरसे को खंडित कर दिया। दोनों ही करेक्ट हैं, बट दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। कथन और कारण सही है और व्याख्या नहीं कर रहे हैं। परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण ने उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया था? हंसकर उत्तर दिया था। लक्ष्मण के तर्क के अनुसार उन्होंने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं। कैसे अनेक धनुष? ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तो यहाँ आ जाएगा तोड़े। इस तरीके से तोड़े आ जाएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 करने हैं। सूर के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण। आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखिए कि कवि अपनी आत्मकथा के किन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा सूरदास के पदों के आधार पर। तो गोपियों ने योग साधना को एक कड़वी ककड़ी के समान बताया है जिसे निगलना असंभव है। उनके अनुसार यह एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में उन्होंने ना कभी सुना है और ना कभी देखा है। गोपियों का मानना है कि योग साधना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका मन चंचल है, जबकि उनका मन तो पहले से ही कृष्ण में स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखिए कि कवि अपने आत्मकथा में किन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। तो वे अपने जीवन की कमियों के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। वे अपने जीवन की निजी पलों को नहीं साझा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये सब चीज़ें किसी को पता लगेगी तो लोग उनका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। बताइए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य इसलिए है क्योंकि लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को शांत करने के बजाय अपने तीखे और व्यंग्य वचनों से उन्हें उत्तेजित कर देते हैं। जैसे कि जब देखा गया था, जब परशुराम अपने फरसे की विशेषता बताते तो लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसे फरसे हमने कई बार देखे हैं, है ना। जब परशुराम बार बार अपने बल का बखान करते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि जो वीर योद्धा हैं वो बातें नहीं करते हैं, वो लड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यात्राएं विभिन्न संस्कृति से परिचित करवाने का अच्छा माध्यम है। बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज़्यादा देर तक अपने हाथ नहीं रख सकते। नागरिकों की मेहनत के कारण गैंगटॉक मेहनत बादशाहों का शहर कहलाया। तो आते हैं इन तीनों के आंसर देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन था, ये है इसका आंसर। यात्राएं हमें विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैलियों के बारे में बताती हैं। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में जो हमारी मधु कांकरियाँ हैं वो सिक्किम की यात्रा करती हैं। वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य दिखती हैं उन्हें साझा करती हैं। उन्होंने धार्मिक आस्थाओं को भी देखा। यात्रा के माध्यम से पता चला कि किस तरीके के लोग जो सिक्किम के अंदर अपना जीवन जी रहे और संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएं कैसी हैं, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, किस तरीके से वहाँ का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमने इसका उत्तर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते। माता के यहाँ चल के बताना है आधार पे। तो यह बिल्कुल सत्य है। बच्चे स्वभाव से सरल होते हैं, वे झगड़े और पीड़ा को जल्दी भूल जाते हैं। और इसका पाठ में उदाहरण भी मिलता है, जब भोलानाथ उसके साथी के साथ चूहों के बिल में पानी डालता है तो गिर जाता है। घुटनों के बल जब गिर जाता है तो ऐसे में उसको चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है तो उसकी अपनी माता के आंचल में वो जाके छिप जाता है। वह सब कुछ भूल जाता है और हंसी मजाक करने लगता है। तो इससे पता लगता है। नागरिकों की मेहनत के कारण गैंगटॉक मेहनत बादशाहों का शहर कहलाया। उत्तर देना, नागरिकों की मेहनत से कोई भी शहर या राष्ट्र प्रगति करता है। गैंगटॉक को मेहनत बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत से शहर को सुंदर बनाया है। और मेरे विचार से नागरिक अपने शहर और राष्ट्र का प्रगति निम्नलिखित तरीके से करते हैं: ईमानदारी से काम करके, स्वच्छता बनाए रख के, कानून का पालन करके, शिक्षा और जागरूकता फैला के, पर्यावरण की रक्षा करके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको तीनों में से किसी एक विषय पर क्या लिखना है अनुच्छेद। या तो आप प्रदूषण की समस्या लिखिए, मोबाइल फ़ोन का प्रभाव लिखिए और समाचार पत्रों का महत्व लिखिए। जो इसके पॉइंट्स हैं इन्हीं के बेस पे लिखना है कि प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, प्रदूषण का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और प्रदूषण की रोकथाम कैसे करी जा सकती है। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो ये है प्रदूषण एक समस्या, आप इसके बारे में लिख दोगे, एक गंभीर समस्या है, इस तरीके से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। ये सारे के सारे जो अनुच्छेद में मैंने पॉइंट लिखे हैं ये आप कहीं ना कहीं याद कर सकते हो और रोकथाम के लिए क्या कर सकते हो। तो प्रदूषण वाला मैंने आपको अनुच्छेद करा दिया है, बाकी आपको जो 2-3 में से जो अच्छा लगता है आप उस पर कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पत्र। 2 पत्र आएंगे आपको, एक होगा अनौपचारिक और एक होगा औपचारिक। यहाँ पे आपको औपचारिक पत्र दिया हुआ है, संपादक को लिखना है और यहाँ पे आपको अपने मित्र को लिखना है। तो दोनों में से एक पत्र मैं आपको करा देता हूँ। आते हैं, तो इस तरीके से पत्र हो जाएगा। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण नई दिल्ली। विषय हो जाएगा आवारा जानवरों की समस्या के समाधान हेतु। तो महोदय एक लाइन छोड़नी है, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में आवारा जानवरों की बढ़ती संख्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इन जानवरों के कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। कई बार ये लोग हमला भी कर देते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से असुरक्षित हैं। इन जानवरों के कारण क्षेत्र में गंदगी भी फैल रही है। आपसे अनुरोध हो कि आप इस समस्या को अपने समाचार में प्रकाशित करें ताकि अधिकारी इस पर ध्यान दें और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर सकें। और नीचे आपने लिख देना भगदिया करके और आपका ये पत्र हो जाता है कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, आपको आवेदन करना है और उसके लिए आपको स्ववृत्त तैयार करना है। या तो आप स्ववृत्त करिए या तो आप ईमेल करिए, तो दोनों में से एक मैं आपको करवा देता हूँ। तो इस तरीके से आप लिखोगे ऊपर प्रेषक abc@gmail.com, प्रेषिती में लिख देना xyz@gmail.com, दिनांक डाल देना, विषय डाल देना और लिख देना महोदय मैं गांधीनगर यहाँ दिल्ली का निवासी हूँ। अपने क्षेत्र की फैली हुई गंभीर समस्या को आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में कुछ दिनों से गंदा पानी फैला हुआ है जिसके कारण लोगों को बुखार हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। इस तरीके से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है। इस तरीके से आप लास्ट में धन्यवाद लिख देना, भवदे लिख देना और यहाँ पे अपना नाम लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना और बॉक्स बनाना ना भूलें। इस तरीके जब आपका हो जाए तो आप यहाँ पे बॉक्स बना देना इस तरीके से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है या तो आपको संदेश लिखना है। आइए दोनों में से एक मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम संदेश कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रिय, शिक्षक का नाम लिख देंगे, शिक्षिका का नाम लिख देंगे। आपको शिक्षक पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई, यह आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और शिक्षा के प्रति जुनून का परिणाम है। आपने हमेशा हमें प्रेरित किया है और हमें सही मार्ग दिखाया है। हम आपके छात्र होने पर गर्व महसूस करते हैं, आपकी सफलता की कामना करते हैं। शुभकामनाएं। और यहाँ पे अपना नाम लिख देना और यहाँ पे भी आप क्या कर देना, एक बॉक्स बना देना। और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा पेपर। आशा करता हूँ पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।